आज हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट की थी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे आप स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसके पीडीएफ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो तब अब उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स किस क्या क्या फार्मूला है, जैसे टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। आप कब यूज़ कर सकते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन? टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने के लिए आपके पास होता है कि आपका जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन में, जिस पॉपुलेशन में से आपने ड्रॉ किया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसका जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो अननोन हो। आपकी एन जो है जो कि नंबर ऑफ रैंडम सैम्पल्स आप कहते हैं, एन जो सैम्पल है ऑब्जर्वेशंस हैं वो स्मॉल होनी चाहिए, यानी कि लेस देन 30 होनी चाहिए। तो तब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वन पैरामीटर है जिसे हम वी कहते हैं, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जिसको कहा जाता है कि आप, और वो वी आपके पास किसके इक्वल होता है? वी इज़ इक्वल टू n माइनस 1 के। इस तरह आपके पास फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने की थी। फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया था। वन सैम्पल का हमने फाइंड आउट किया था। टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग वन सैम्पल की थी, टू सैम्पल की थी। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने वन सैम्पल का और टू सैम्पल का फाइंड आउट किया था। देन हमने देखा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आ रही हूँ, मतलब कि कैटेगरीज ज़्यादा आ रही हैं, एन पहले तो सिर्फ एन था ना आपके पास, आपको दिया हुआ था कि जी 10 कार्ड्स का इनका आप फाइंड आउट करें कि कॉन्फिडेंस इंटरवल 95, लेट्स पुट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें आपके पास आ रहा था कि क्या था, एक म्यूज़िक कंपनी है जिसमें सेमी क्लासिक भी का भी आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है, और पॉप म्यूज़िक का भी फाइंड आउट करना है, कि दो डिफरेंट कैटेगरीज आ रही थी। तो जब इस तरह से हो, एक को हमने N1 से डिनोट कर दिया था, एक को हमने N2 से। आपके पास जब टू सैम्पल पेस्ट आ गया था तो उसमें फिर हमने पूल्ड वेरिएंस यूज़ किया था। पूल्ड वेरिएंस हमने यूज़ किया था जिसको हम SP भी कहते हैं। तो उसका हमने फार्मूला देखा। इस तरह से हमने स्टार्ट की थी। अब उसी की कंटिन्यूशन में टी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ, आज जो करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के केस में टी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं फिर कि कैसे हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। अब आपके पास है टी डिस्ट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। In testing hypothesis about two means, until now we have used independent samples. But there are many situations in which the two samples are not independent. अब हमने जो लास्ट में जब हमने किया है, लास्ट लेक्चर में जो हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस की है वो आपकी इंडिपेंडेंट सैम्पल्स थे आपके पास, ठीक है। अब कभी ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाती है, टू सैम्पल्स आपने लिए हैं लेकिन वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि एक दूसरे पे वो डिपेंड कर रहे हैं। दिस हैपन्स व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड इन पेयर्स such that the two observations of a pair are related to each other. अब ये सिचुएशन कहाँ अकर करती है, अभी कब अकर करती है ये सिचुएशन? जब आपका पेयर्स में हो। पेयरिंग अकर्स आइदर नेचुरली और बाय डिज़ाइन। अब पेयरिंग जो है आपकी नेचुरली भी हो सकती है और बाय डिज़ाइन भी हो सकती है। नेचुरल पेयरिंग क्या होती है? Natural pairing occurs whenever measurement is taken on the same unit or individual at two different times. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज 10 यंग recruits are given a strenuous physical training program by the army. Their weights are recorded before they begin and after they complete the training. The two observations obtained for each record, that is the before and after measurement, constitute natural pairing. आपके दिस इज नोन एज दिस द अबव इज नेचुरल पेयरिंग। नेचुरल पेयरिंग क्या है? बिफोर एंड आफ्टर का, जैसे आपने जैसे उनको ट्रेनिंग से पहले उनका वेट देखा और उसके बाद जब ट्रेनिंग उनको दे दी
उसके बाद उनका वेट देखिए, ये नेचुरल पेयरिंग थी, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर। जैसे आपको मेडिसिन है, एक मेडिसिन का आप स्टार्ट करने से पहले आप उसका रिजल्ट देखें कि लेट्स फॉर एक मेडिसिन ए है, उसका इफेक्ट आपने देखना है उसके से पहले और फिर उसको देने के बाद, यानी कि उस ट्रीटमेंट के बाद उसका मेडिसिन का इफेक्ट, ये भी नेचुरल पेयरिंग, ये पेयरिंग में आ जाएगी आपके पास, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर आप उसका इफेक्ट देखते हैं। अब देखिए वेट आपके पास कॉमन है ना, वेट का आपने उस वेट का बिफोर एंड आफ्टर देख रहे हैं, तो ये पेयरिंग होगी हमारे पास। जैसे मेडिसिन का आप इफेक्ट देख रहे हैं, सेम मेडिसिन का, तो वो आपके पास बिफोर एंड आफ्टर उसका इफेक्ट देखेंगे। फर्टिलाइज़र अगर कोई आप सॉइल को करने के लिए आप कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किया, उसका बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे, वो पेयरिंग है कि क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये दोनों, कि जी फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले क्या उस सॉइल के रिजल्ट थी, सॉइल का कैसा था, और उसके बाद जब आपने फर्टिलाइज़र वो पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र लेट्स सपोज ए यूज़ किया, उसके बाद क्या इफेक्ट आया, तो ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में आएगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम इसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। एग्जांपल है हमारे पास 10 young recruits were put through a strenuous physical treatment program by the army. Their weights were recorded before and after the training with the following results. अब देखिए इनके वेट्स बिफोर एंड आफ्टर, जब आपने किसी चीज़ का बिफोर एंड आफ्टर देखना है ना इफेक्ट, तो आप उसे पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, ठीक है। अब रिक्रूट है हमारे पास कितने हैं, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट बिफोर और उसका वेट आफ्टर। वेट बिफोर आपको पहले वेट बिफोर देखिए 125, आफ्टर 136। सेकंड का बिफोर 195, आफ्टर आपका 201। फिर थर्ड का वेट बिफोर 160 और वेट आफ्टर 158। फोर्थ का वेट बिफोर 171, वेट आफ्टर 184। फिफ्थ का वेट बिफोर 140 और वेट आफ्टर 145। सिक्स का वेट बिफोर 201, वेट आफ्टर 195। इस तरह 7 का वेट बिफोर 170 एंड वेट आफ्टर 175। 8 का वेट बिफोर 176, वेट आफ्टर 190। 9 का वेट बिफोर 195 और वेट आफ्टर है 190। 10th का वेट बिफोर 139 एंड वेट आफ्टर 145। ये आपको 10 जो हैं सैंपल्स जिनके वेट बिफोर एंड वेट आफ्टर ये गिवन है। Using alpha is equal to 0.05, would you say that the program affects the average weight of recruit? आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो दिया हुआ है, और आपको चेक करना है कि क्या क्योंकि प्रोग्राम जो है ये अफेक्ट करता है इनके एवरेज वेट ऑफ रिक्रूट्स का। Assume the distribution of weights before and after to be approximately normal. When the observations from two samples are paired, we find the difference between the two observations of each pair and the test statistics in this situation is. अब जब आपके पास पेयर्ड आ जाएगा तो आपने कैसे आपका क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा, T इज इक्वल टू D बार माइनस म्यू D डिवाइडेड बाय एस जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, ठीक है। ये आपके पास जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इसकी।
अब आपका म्यू डी जो है पेयर्ड मीन जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बन जाएगी, पेयर्ड की टी इज़ इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय एस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। आपके पास ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ गई। अब हम इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे अपनी एग्जांपल में सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। Solution: the pairing was natural here, since two observations are made on the same recruit at two different times. The sample consists of 10 recruits with two measurement on each. The test is carried out as अब hypothesis testing procedure है हमारा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है, देन हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक होती है, फिर क्रिटिकल कैलकुलेशन उसी करते हैं, क्रिटिकल रीजन होता है, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। ये स्टेप्स हमारे पास थे, ठीक है। अब वही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी बड़े डिटेल में देखे थे कि क्या क्या आपके जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर होंगे यही आपके स्टेप्स होंगे। हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्रिटिकल रीजन, कैलकुलेशन, कंक्लूजन, यही इन्हीं स्टेप्स पे आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है हाइपोथेसिस आपने बनाना। अब हाइपोथेसिस आपने बनाना है तो इट मीन्स कि आपके नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस में है हमारे पास एच नॉट म्यू डी इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है एच वन म्यू डी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास जो पेयर्ड मीन है वो ज़ीरो के इक्वल है, एच नॉट में हमने लिखा है, और एच वन जो अल्टरनेटिव होता है उसका आपका, तो उसमें वो कह रहा है कि आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है एच वन यानी कि म्यू पेयर्ड मीन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। द सिग्निफिकेंस लेवल, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया हुआ था अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05 आपको गिवन है। अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना होता तो हम फिर भी स्टैंडर्ड जो लेते हैं वो 0.05 लेते हैं। अगर तो गिवन हो आपको तो ठीक है, अगर नहीं गिवन होता आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो आप 0.05 ही एज्यूम करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फ़ा से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर एच नॉट। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो हमारे पास अंडर एच नॉट है वो टी इज़ इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय एस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, विच हैज़ अ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने पढ़ा था कि आपके पास जब आपके पास इस तरह हो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ रहा है तो n माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आप करेंगे, ठीक है। आपके पास जिसे हम v से भी डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू n माइनस वन। आपका t इज इक्वल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ गया, t इज इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय एस टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, क्योंकि हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में डी बार चाहिए, एस डी चाहिए, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आपने सैम्पल्स नंबर ऑफ सैम्पल्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या आपने ऑब्जर्वेशंस लिख लिए आपके पास जो रैंडम सैम्पल्स थे वो। फिर आप वेट बिफोर एंड आफ्टर आपने लिखा, पहले 125 136, देन सेकंड का है 195 201, थर्ड का है 160 एंड 158, फोर्थ का आपके पास है 171 एंड 184, फिफ्थ का आपके पास है 140 एंड 145, सिक्स्थ का आपके पास है 201 एंड 195, सेवन का वेट है आपके पास 170 एंड 175, एट्थ का है आपके पास 176 एंड 190, नाइन्थ का आपके पास है 195 एंड 190, टेंथ का आपके पास है 139 एंड 145। इसी तरह जो आपके पास वेट बिफोर है, आपने इन सारों को जो 10 वेट बिफोर है इन सबको सम कर लिया, उसके पास आपके पास वैल्यू आ गई 1672।
जब आप वेट बिफोर को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1672। इस तरह आपके पास वेट आफ्टर है, इस वेट आफ्टर को आपने सबको ऐड किया, जो जब इसका सम किया आपने तो आपके पास सम आया 1719। इस तरह आपके वेट बिफोर एंड वेट आफ्टर के सम आ गया। अब आपने क्योंकि डी बार फाइंड आउट करना है, तो डी बार फाइंड आउट करने के लिए आप पहले डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे डी का। डी का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो वेट आफ्टर है उसको माइनस करेंगे वेट बिफोर से। देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए 136 माइनस 125, आपके पास क्या आ गया 11। वेट आफ्टर माइनस वेट बिफोर, यानी कि जो आफ्टर में आएगा उसमें से आपने बिफोर को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह फिर 201 माइनस 195, 6 पे 158 माइनस 160, 184 माइनस 171, आपके पास 13 के इक्वल आ गया। 145 माइनस 140, 5 आगे की इक्वल है 195 माइनस 201, ये आपके पास -6 आएगा। 175 माइनस 170, 190 माइनस 176, 190 माइनस 195, फिर सीधा 145 माइनस 139 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब सेकंड क्या है, आपने इनका स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर आपके पास 121 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, -2 है, जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 में आ जाएगा। इस तरह आप डी आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आप डी आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप उसका सम करेंगे, आपने इन सब वैल्यूज़ का सम आप किया डी आई स्क्वायर की वैल्यूज़ का। वन 121 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 169 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 196 प्लस 25 प्लस 36, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 673। डी आई स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 673। अब आपने क्योंकि आपको यहाँ पे देखें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में डी बार और एस डी चाहिए, तो डी बार हमारे पास उसी तरह फाइंड आउट करते हैं जिसमें एक्स बार हम फाइंड आउट करते थे समीशन एक्स ओवर एन। इसी तरह हमने डी बार फाइंड आउट करना है समीशन डी ओवर एन। तो समीशन डी आपके पास क्या है 47, और एन आपके पास जो सैम्पल्स थे वो कितने थे 10, तो आप 47 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपके पास 4.7 आ जाएगा। इस तरह आप जो है एस के डी पहले फाइंड आउट करेंगे क्योंकि आपको एस डी चाहिए। उसका फार्मूला समीशन डी माइनस डी बार होल्स के डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, जो कि आपके पास इक्वल है 1 ओवर एन माइनस 1 इंटू समीशन डी स्क्वायर माइनस समीशन डी होल स्क्वायर ओवर एन।
तो आप वैल्यू n 1/n-1 यानी कि 1/10-1 आपके पास 9 आ जाएगा। 1/9 इंटू 673 माइनस 47 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे, ये देखिए 673 तो एज लिखा उसने, 47 इंटू 47 आपके पास आ गया 2209। इसको आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 220.9। 220.9 फिर 673 माइनस 220.9 और फिर डिवाइडेड बाय 9। 673 माइनस 220.9, इसको आप डिवाइड करेंगे 9 से, तो आपके पास आ जाएगी 50.23। अब आप इस, क्योंकि एस स्क्वायर डी आया आपके पास और आपको एस डी चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास वैल्यू आई 7.087 यानी कि 7.09। एस डी की भी वैल्यू आ गई आपके पास, डी बार की वैल्यू आ गई, लेकिन टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमें ये चाहिए था ना, टी इज इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय एस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एन तो आपको पता था 10 है, तो डी बार और एस डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये हम वैल्यू पुट करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने वैल्यूज पुट की, 4 डी बार 4.7 डिवाइडेड बाय 7.09 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 आपके पास 3.16 के इक्वल आया। So 4.7 multiplied by 3.16 divided by 7.09 जो कि इक्वल है आपके पास 2.09 के। इट मीन्स कि आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की आ गई है 2.09। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल रीजन हम कैसे फाइंड आउट करें, अब हमारे पास ये वन सैम्पल टेस्ट है कि 2 सैम्पल टेस्ट है, ये हमारे पास 2 सैम्पल टेस्ट है। क्यों, कैसे हम इसको पता चलेंगे, क्योंकि हमने जो H0 है और H1 है उसमें जो H1 है उसमें नॉट इक्वल टू आया हुआ है हमारे पास। जब आपके पास नॉट इक्वल टू इस तरह की आया, वो 2 सैम्पल टेस्ट होता है। जो आपको अल्फ़ा दिया होता है, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा 0.05 था, तो जो अल्फ़ा आपको दिया हुआ है आपने उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना होता है, ठीक है, और उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से देखते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, टेबल फाइंड निकालते हैं, टेबल में से वैल्यू। अब जो हमारे पास वैल्यू है टी 0.025 हमारे पास जो था अल्फ़ा था, उसको अल्फ़ा बाय 2 किया, क्योंकि हमारे पास नॉट इक्वल्स टू में आ रहा था। तो अल्फ़ा आपने 0.05 को 0.05 डिवाइडेड बाय 2 किया, आपके पास वैल्यू आ गई 0.025। अब इस 0.025 का डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में चेक करेंगे, 9 में। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1 यानी कि 10-1। अब आप 0.025 को 9 में चेक करेंगे। 9 आपका जो है इधर है, ऊपर अल्फ़ा है आपके पास, और साइड पे जो आपके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। ये आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है आपके पास। अब हम 9 को 0.025 में चेक करेंगे। 9 को आपने 0.025 में चेक किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2.262। 9 के कॉरस्पॉन्डिंग आप 4th कॉलम चेक करें। 9th वी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका, और अल्फ़ा आपके पास 0.025 है, तो आपकी वैल्यू आ रही है 2.262। अब हमने वैल्यू अपनी क्रिटिकल रीजन से जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो लिख दी 2.262। अब हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसको हम कंपेयर करेंगे क्रिटिकल रीजन से, फिर हम उसकी बेस पे बता सकेंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ।
अब हमने देखा है कंक्लूजन क्या है कि हमारी सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 2.09 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, वो आपका क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करता, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट and may conclude that the data do not provide sufficient evidence to indicate that the program affects average height. तो आपका जो है आपने एक्सेप्ट किया है अपना एच नोट, आपने डू नॉट रिजेक्ट एच नोट किया, यानी कि आपका एच नोट म्यू डी इज इक्वल टू 0 आ गया. फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल से क्या क्लियर होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द इक्वालिटी ऑफ मीन्स इन द केस ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन is very similar to the t-test that is applied for testing. आप जो हम लास्ट लेक्चर्स में t-test कर रहे थे, वो और पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो है उनकी काफ़ी वो सिमिलैरिटी है, वो एक जैसे ही हैं. एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 0 का मतलब था कि डिफरेंस इज व्हेन वी आर टेस्टिंग एच नॉट, और म्यू इज इक्वल टू 0 आवर वेरिएबल इज एक्स, वेयर इज व्हेन वी आर टेस्टिंग एच नॉट तो हमारे पास म्यू डी हो जाता है, जिसमें हमारा वेरिएबल आपके पास डी होता है. जब आप म्यू इज इक्वल टू 0 करते हैं तो आपके पास वेरिएबल जो होता है वो एक्स है, एक्स को टेस्ट कर रहे होते हैं. जबकि आप जब म्यू डी करते हैं तो आप जो वेरिएबल टेस्ट करें वो डी होता है आपके पास. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. अब हमारे पास ये तो जो हमने किया अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर वन पॉपुलेशन मीन के अकॉर्डिंग किया ना. अब अगर आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाए रिगार्डिंग टू पॉपुलेशन मीन्स और पेयर्ड ऑब्जर्वेशन इन द केस ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, तो फिर आप कैसे करेंगे वो हम चेकआउट करेंगे. फिर उसके बाद हम पहले देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं, फिर उसके बाद आपकी एग्जाम्पल को हम देखते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे रिगार्डिंग टू पॉपुलेशन मीन इन द केस ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन. When the observations from the two samples are paired either naturally or by design, we find the difference between the two observations of each pair. Treating the difference as a random sample from a normal population with mean mu d is equal to mu1 minus mu2 and unknown standard deviation sigma d, we perform one sample t-test on them. This is called a pair difference t-test or a paired t-test. अगर आपको कहें paired t-test आप अप्लाई करें या pair difference t-test अप्लाई करें तो आप ये वाला टेस्ट अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब वही हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो है उसका देख लेते हैं. एच नॉट है म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टी म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू. और या इक्वलेंट टू टेस्टिंग आप यूँ कर सकते हैं म्यू डी इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट म्यू डी इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर आपको पता है कि डी जो है हमारे पास x1 माइनस x2 होगा. तो लेट d is equal to x1 minus x2 denote the difference between the two sampled observations in a pair. Then the sample mean and the standard deviation of the difference are, आपका sample mean कैसे find out करेंगे, d bar is equal to summation d over n और sd आपके पास क्या होगा, summation d minus d bar whole square divided by n minus 1, where n represents the number of pairs. ठीक है, ये आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया जो हमें आगे फर्दर यूज़ हम करेंगे अपना फाइंड आउट करने के लिए. Assuming that d1, d2, so on dn is a random sample of differences and number 2 the differences are normally distributed, कि आपके जो डिफरेंसेस हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. d1, d2, so on dn is a randomly sample of differences and number 2 the differences are normally distributed. अब आपका टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स इसमें
टी इज इक्वल टू डी बार माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई एस टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन follows a t distribution with n minus 1 degree of freedom और नल हाइपोथेसिस है म्यू डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास जो एग्जाम्पल है द फॉलोइंग डेटा गिवन पेयर्ड यील्ड्स ऑफ टू वैरायटीज ऑफ वीट। अब वैरायटी नंबर 1 और वैरायटी 2। 1 में है जो पॉइंट्स हैं हमारे 45, 32, 58, 57, 60, 38, 47, 51, 42, 38 एंड वैरायटी नंबर 2 में 47, 34, 60, 59, 63, 44, 49, 53, 46 एंड 41। तो हमारे पास ये डेटा जो है पेयर्ड यील्ड का गिवन है। नंबर ऑफ सैम्पल्स जो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सैम्पल्स है हमारे बोथ। ईच पेयर वॉज प्लांटेड इन अ डिफरेंट लोकेलिटी। अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। नंबर 1, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट ऑन द एवरेज द यील्ड ऑफ वेराइटी 1 इज लेस देन द मीन यील्ड ऑफ वेराइटी 2। आपकी जो वेराइटी 1 की यील्ड है वो लेस देन होनी चाहिए मीन यील्ड ऑफ वेराइटी 2। State the assumption necessary to conduct this test. Number B, how can the experimenter make a type 1 error? What are the consequences of it? और फिर आपने 90% कॉन्फिडेंस जो इंटरवल है वो फाइंड आउट करना है। अब हम सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। अब इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या क्या assumptions चाहिए। द डिफरेंस इन द यील्ड्स आर रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंस। द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का अपना जो फर्स्ट प्रोसीजर है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो हम लिखते हैं हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपका है म्यू डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं म्यू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू 2। नंबर सेकंड में है म्यू डी इज लेस देन 0, या म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2। अब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका जो है हमारे पास वो है 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या आ रही है हमारे पास, टी इज इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय एस टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, वेयर यहाँ पे आपके पास डी बार क्या होगा x1 बार माइनस x2 बार, और एस स्केयर डी जो है वो डिफरेंस है डी डिफरेंसेस ऑफ डी आई है। इफ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल h नॉट दिस statistic when h naught is true hence g distribution with n minus 1 degree of freedom। अब आपकी कंप्यूटेशन है, अब कंप्यूटेशन अब करेंगे, कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। लेट x1i and x2i represents the variety of yields the variety 1 and 2 respectively, then the necessary computations are given below। x1i हमारे पास है 45, then 32, 58, 57, 60, 38, 47, 51, 42 एंड 38। x2i हमारे पास है 47, 34, 60, 59, 63, 44, 49, 53, 46 एंड 41। अब हम di जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। वो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, 45 माइनस 47, 32 माइनस 34, देन 58 माइनस 60, 57 माइनस 59, 60 minus 63, 38 minus 44, 47 minus 49, 51 minus 53, 42 minus 46 and 38 minus 41। डी आई आपके पास ये आ गई वैल्यूज। अब आपने जब इनका टोटल किया सबका तो आपके पास -28 टोटल आया। डी आई स्केयर में आपने जो डी आई की वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं इनका आप स्केयर करेंगे, ठीक है। जब आपने इनका स्केयर किया और फिर उसके बाद जब आपने टोटल किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 94। अब डी बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, समेशन डी आई ओवर एन, समेशन डी आई ओवर एन है आपके पास, -28 over 10 इज इक्वल टू -2.8।
और एस स्क्वायर डी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/n-1 इंटू समीशन डी आई स्क्र माइनस समीशन डी आई होल स्क्र डिवाइडेड बाई n। इसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट वैल्यू सब्सटीट्यूट की 1/9 इंटू 94 माइनस -28 होल स्क्र डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास है 15.6 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 1.7333। तो आपके पास एस डी जो था वो आपके पास वैल्यू आ गई है, एस डी की वैल्यू 1.32 अब आपके पास सॉल्व आउट करने से, ठीक है। अब t इज़ इक्वल, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमें चाहिए था डी बार भी चाहिए था, एस डी चाहिए था और हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट, इनकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। -2.8 डिवाइडेड बाय 1.32 डिवाइडेड बाई √10। इसको सॉल्व आउट किया आपने, -2.8 √10 की वैल्यू 3.1623 है आपके पास, डिवाइडेड बाई 1.32 विच इज़ इक्वल टू -6.71। टी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -6.71। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू तो आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करने का। क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि वन टेल टेस्ट है तो हमारे पास है t इज़ लेस देन t 0.05 को हम 9 में चेक करेंगे। देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था कि आपको किस अल्फ़ा से करना है, लेकिन जब हमें गिवन नहीं हो तो हम 0.05 का अज्यूम करते हैं, हमने ये देखा था। अब हम इसको 0.05 को 9 में चेक करते हैं। अल्फ़ा जो है ऊपर से आप देखें अल्फ़ा 0.05 और साइड वाले जो आपको v दिया हुआ है, जो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1 यानी कि 10-1 इक्वल टू 9। 9 को आपने 0.05 में देखना है। नाइन को आपने 0.05 में देखा, आपके पास वैल्यू आई है 1.833। देखिए थर्ड कॉलम आपका जो है 0.05 है उसका, और इस साइड से आप 9 पे जाएं। 9 को आपने 0.05 में देखा, आपकी वैल्यू क्या आई है 1.833। ठीक, ये वैल्यू अब क्योंकि आपके पास वन टेल टेस्ट था वो लेफ्ट टेल है, इसलिए -1.833 आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंक्लूजन क्या है इसकी। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू -6.71 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, वी देयरफॉर रिजेक्ट h0। तो जब हम रिजेक्ट h0 करें तो इट मीन्स दैट डेटा प्रेजेंट सफिशिएंट एविडेंस टू इंक्लूड दैट the mean yield of variety 1 is less than the mean yield of variety 2। अब आप इसका फिर कॉन्फिडेंस लिमिट इंटरवल चेक करें कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे है। 90% कॉन्फिडेंस जो आपका लिमिट है आपके पास बी पार्ट में है कि टाइप 1 एरर, द एक्सपेरिमेंटर कैन मेक अ टाइप 1 एरर बाय रिजेक्टिंग a true null hypothesis. In this case, the type 1 error is made by rejecting the null hypothesis when the mean yield of variety 1 is actually not different from the mean yield of variety 2. और आपका टाइप 2 एरर क्या होता है, बाय एक्सेप्टिंग फॉल नल हाइपोथेसिस। अब आपका कॉन्फिडेंस लिमिट है 90% पे, μ1 माइनस μ2, इसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है d बार प्लस माइनस t अल्फ़ा बाई 2 इंटू n-1 इंटू एस डी डिवाइडेड बाई √n। इसमें d बार प्लस माइनस t अल्फ़ा आप यूज़ करेंगे इंटू n-1 डॉट एस डी डिवाइडेड बाई √n। डी बार की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे आपने फाइंड आउट की थी -2.8, वो आपने पुट की, प्लस माइनस टी अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट की 1.833, देन एस टी की वैल्यू 1.32 डिवाइडेड बाई √10।
फिर आपने इसको सॉल्व आउट किया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में। तो आपने जब इसको वैल्यूज़ निकाली तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, -3.565 टू -2.035। तो आप -3565 को राउंड ऑफ करके -3.6 लिख लेंगे और उसको -2, -2.035 को -2। ठीक, तो आप hence the 90% confidence interval for the difference in the mean yields mu1 minus mu2 are -3.6 -2। ये आपके पास टी टेस्ट फॉर पेयर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया।